अभी देश के कई राज्यों में डांस ऑफ डेमोक्रेसी हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्शंस की, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा का विषय जो रहा वो रहा बंगाल इलेक्शन। उसके चर्चा में का विषय रहने की वजह भी थी, क्योंकि वहां पे दो ऐसे इंपॉर्टेंट फेसेस थे जो इलेक्शन लड़ रहे थे, जो इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी इशू पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ममता बनर्जी और प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो आज बात करेंगे इन दोनों की टीएमसी और बीजेपी की स्ट्रेटजीज पर जो इन्होंने बंगाल में अपनाई। उससे पहले नजर डालते हैं बंगाल की पास्ट पॉलिटिक्स पर। 3 दशक से ज्यादा बंगाल में लेफ्ट की सरकार रही। उसके बाद ममता बनर्जी आई, किसानों के हक की बात की और सीएम बन गई। अब बीजेपी फुल फोर्स के साथ बंगाल में एंटर होना चाहती है। बंगाल इलेक्शन में जो मुस्लिम वोट हैं वो किसी भी पार्टी को जिताने और हराने की बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और मुस्लिम वोटों का जो सेंटर है बंगाल में वो है फुरफुरा शरीफ। फुरफुरा शरीफ में एक बहुत दमदार फेस था, वो था पीरजादा अब्बास, मुस्लिम यूथ वोटर्स के लिए। अब पीरजादा अब्बास ने टीएमसी से अलग होकर अपनी एक अलग पार्टी बना ली है जिसका नाम है आईएसएफ। आईएसएफ जो है इंडियन सेकुलर फ्रंट, इसका पूरा नाम है। कांग्रेस, आईएसएफ एंड लेफ्ट, ये तीनों मिलकर बंगाल में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो देखते हैं इसका असर कितना होता है बीजेपी पर और कितना होता है टीएमसी पर। अब बात करते हैं बीजेपी की स्ट्रेटजीज की जो बीजेपी ने बंगाल में अपनाई। 2019 के इलेक्शन ने बीजेपी का मोरल हाई कर दिया। आज बीजेपी बंगाल में, जहां पर बंगाल में बीजेपी का नामो निशान नहीं था, आज बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने की सिचुएशन में खड़ी है। इसके पीछे जो सबसे मेन कारण रहा वो रहा आरएसएस और बीजेपी का आईटी सेल, सोशल मीडिया। बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस बंगाल में बहुत दिन से बीजेपी के लिए एक बेस तैयार कर रही है, अपनी शाखाएं बढ़ा रही है और सोशल मीडिया के थ्रू बंगाल के एक एक इंडिविजुअल तक पहुंचा जा रहा है। तो बेसिकली बंगाल में बीजेपी के लिए एक बेस क्लियर किया गया है। और आप अगर देखेंगे कि बंगाल बंगाल के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं दिलीप घोष, वो भी आरएसएस से ही आते हैं। पॉइंट नंबर 2, बीजेपी ने टीएमसी के कई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, एक दो नहीं दर्जन भर से ज्यादा नेता बीजेपी में शामिल कर लिए, जिससे उन्हें वहां की पॉलिटिक्स और वहां की ग्राउंड लेवल की पॉलिटिक्स को समझने में आसानी हुई। और ये कोई छोटे मोटे लीडर नहीं थे, ये बहुत बड़े बड़े लीडर थे, जिसमें कुछ तो ममता बनर्जी के बहुत ज्यादा खास थे। इस फॉर्मूले का यूज बीजेपी ने कई और राज्यों में किया है और इससे उसको जीत भी हासिल हुई है। और जो बीजेपी का सबसे स्ट्रांग पॉइंट रहा वो थर्ड पॉइंट रहा, 30 साल से ज्यादा लेफ्ट की सरकार रही। लेफ्ट की सरकार जो थी वो स्टेट में थी, उसका कोई भी दखल सेंट्रल की सरकार में नहीं था। उसके बाद ममता बनर्जी आई। ममता बनर्जी का जरूर सपोर्ट था यूपीए को, बट यूपीए ने इतना वहां पर काम नहीं किया। इसका भरपूर फायदा उठाया बीजेपी ने। बीजेपी बता रही है लोगों को, ग्राउंड लेवल पे जाके बता रही है लोगों को कि स्टेट्स में और सेंट्रल में जब बीजेपी की सरकार रहेगी तो यहाँ के लोगों को ज्यादा फायदा होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं बंगाल में अब आसोल परिवर्तन होगा। सिर्फ सत्ता में सिर्फ सत्ता में परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि आसोल परिवर्तन के लिए परिवर्तन होगा। पॉइंट नंबर 4, बंगाल में बीजेपी ने सोशल मीडिया का एक बहुत घना जाल बुन रखा है जिसको टीएमसी तोड़ने में नाकाम रही। ये सोशल मीडिया का जाल जो बना गया है, इसके हेड है अमित मालवीय। अमित मालवीय को इंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं बीजेपी प्रेसिडेंट की तरफ से कि बंगाल में हर घंटे 50 लाख से ज्यादा मैसेजेस वायरल होने चाहिए बीजेपी के काम और बीजेपी के बंगाल के लोगों के लिए स्ट्रेटेजी के, जिससे ये बंगाल के एक छोटे छोटे लोगों से, ग्राउंड लेवल के लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं टीएमसी की। टीएमसी के पॉइंट नंबर 1, टीएमसी के दर्जन भर से ज्यादा नेता बीजेपी में जाने के बाद भी ममता बनर्जी का मोरल डाउन क्यों नहीं हुआ? असल में इसकी सबसे बड़ी वजह रही, ममता बनर्जी स्लोगन लेके आई, ममता बनर्जी नारा लेके आई बंगाली और बहारी का। बेसिकली ममता बनर्जी लोगों को बता रही हैं कि मैं बंगाल की बेटी हूं, और ममता बनर्जी लोगों को बता रही हैं कि देश के उन 3 राज्यों में से एक बंगाल है जिसने कोरोना के बाद अपनी इकोनॉमी सबसे जल्दी रिकवर की है। ममता बनर्जी का जो सेकंड प्लस पॉइंट है वो है वहां की वुमेन। ममता बनर्जी की वहां की औरतें, वहां की वुमेन के लिए स्कीम जो उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाती हैं। ममता बनर्जी का एक मुस्लिम वोट बैंक हो सकता है, बट उससे बड़ा और साइलेंट वहां का वोट बैंक है वहां की वुमेन, जो ममता बनर्जी को एक बड़ा फायदा पहुंचा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, ममता बनर्जी की पार्टी पर बहुत सारे करप्शन के आरोप लगे, बट
ममता बनर्जी की इमेज आज तक साफ है, कोई भी फाइल उनके खिलाफ नहीं खुली है करप्शन की अभी तक। पॉइंट नंबर 4, ममता बनर्जी ने बीजेपी का एक स्ट्रेटजी यूज की जो बीजेपी हर अपने नेशनल इलेक्शन में यूज करती है, मोदी नहीं तो कौन। अब ममता बनर्जी ने उसको कन्वर्ट कर दिया है कि बंगाल में ममता नहीं तो कौन। बीजेपी बंगाल में जो इलेक्शन लड़ रही है वो हमेशा की तरह मोदी जी के फेस के साथ लड़ रही है। ठीक है, बीजेपी ने अभी तक अपना बंगाल में सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, तो अब ममता बनर्जी बोल रही है कि बंगाल में ममता नहीं तो कौन। शायद बीजेपी को यहाँ पे मोदी जी के फेस के साथ इलेक्शन जीतना थोड़ा सा मुश्किल पड़े। और ममता बनर्जी का जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 5, जिसको ममता बनर्जी ने इलेक्शन एक्सपर्ट प्रशांत किशोर को हायर किया है। प्रशांत किशोर अपने एक इंटरव्यू में पहले ही बोल चुके हैं कि अगर बीजेपी 3 डिजिट में सीट्स लेके आती है, 3 डिजिट मतलब 100 से ज्यादा अगर सीटें लेके आती है बंगाल में, तो वो अपना इलेक्शन मैनेजमेंट का ये काम छोड़ देंगे। Assessment, they would struggle to cross 300 triple digit, and I stand by that remark. If they do, I cease to exist as political aid to anyone. अब बात करते हैं उस अलायंस की जो ममता बनर्जी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ। आईएसएफ को जो है किंग मेकर के तौर पे देखा जा रहा है। जो ममता बनर्जी का वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, उसमें कहीं ना कहीं आईएसएफ सेंध लगा सकता है। अब ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि इसका असर कितना ममता बनर्जी पे हुआ और इसका फायदा कितना बीजेपी को मिला। बंगाल इलेक्शन को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बंगाल इलेक्शन किसी आइडियोलॉजी पर नहीं लड़ा जा रहा है, किसी भी विकास मुद्दे पर नहीं लड़ा जा रहा है। बंगाल इलेक्शन सिर्फ 2 फेसेस पे लड़ा जा रहा है, एक दीदी और एक मोदी जी, और ये दोनों ही लीडर ऐसे हैं जो अपने इलेक्शन में 100% देते हैं।